हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2025 में जो ग्रेड डी का डिक्टेशन था, जो कि 16 अप्रैल 2025 को स्किल टेस्ट हुआ था, उसमें बोला गया था, वही डिक्टेशन है। आपको इसको अच्छी तरीके से लिखना है, ट्रांसक्राइब करना है और मिलाकर देखना है कि कितनी गलतियाँ आपकी आ रही है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी जो गति है ये विथ पंक्चुएशन है, विदाउट पंक्चुएशन नहीं है, इसीलिए स्पीड ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कम लगे। तो अगर आपको यह डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा और भी प्रीवियस ईयर के डिक्टेशंस आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अलग से पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, बहुत कम हुआ है कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को एक जगह एकत्रित होने का ऐसा अवसर जैसा आज मिला है, कहीं विधानसभा में, कहीं संसद में। कहने को तो आज भारत के ही हम सब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो विशाल प्रतिनिधित्व आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसमें जीवन का एक स्पंदन सारे भारत के हृदय की धड़कन है, वह मैं देख रहा हूँ। शायद अन्यत्र ऐसा दृश्य नहीं मिलता। इसलिए आज समाज को पूरे एक बार एक हृदय से कहना चाहता हूँ, यह साक्षात्कार आपका और हमारा हुआ है। यह एक नए इतिहास की नींव डालता है। यह एक नए इतिहास का प्रतीक है। यदि कहा जाए कि सन 1947 के बाद भारत की कोटि-कोटि जनता को और एक बार स्वतंत्रता मिली है और एक बार स्वराज्य मिला है और समाज को स्वराज्य मिला है, जिसका वे अनुभव कर सकते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संविधान में, हमारे संविधान बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि खाली संसद बनाने से और विधानसभाओं के बनाने से हमारा स्वराज्य पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे स्वराज्य का ढांचा, हमारी संसद का ढांचा पूरा नहीं होता। लेकिन उनके पास समय नहीं था। उनको 4 वर्ष में संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने उसको बनाया। केंद्र और राज्य स्तरों पर बनाया और उसके आनुषंगिक जो भी संस्थाएं और संगठन हो सकते थे, जिनकी कल्पना की जा सकती थी, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोक सेवा केंद्र, इन सारी चीज़ों की कल्पना करके उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन बहुत कुछ उनको छोड़ देना पड़ा। 4 वर्ष में वे पूरा नहीं कर सकते थे। इसके कई कारण थे। संविधान सभाओं की चर्चाओं में कई बातें आ गई थीं। किसी ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता है? किसी ने कहा, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कुछ निर्देशक सिद्धांत दिए, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिसके अनुसार सरकारों को क्या कार्य करना था। उन्होंने कहा कि यह आप कीजिए। उनमें से पंचायत राज एक है। उन सिद्धांतों में
यह भी है कि जितना शीघ्र हो सके यह पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हों। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने अपने लिए लोकतांत्रिक पद्धति चुनी, अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति में क्या ऐसा होता है? वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग अध्यात्मी था। सत्य यह है कि मनुष्य ना तो अध्यात्म को ही पचा पा रहा है और ना ही पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है, परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक अध्यात्म का प्रश्न है, उससे शांति तो मिलती है, पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों का सामंजस्य हो, जो हो नहीं पा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज के मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है, जो ना तो स्वर्ग ही पा सका और ना धरती पर लेट सका। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित है। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का ना तो कोई मूल्य है और ना कोई आधार है। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है, जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यही स्थिति व्यक्ति की है। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कंटक और आत्महंता बन जाता है। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति की समाज को और समाज की व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ, नज़र और अर्थहीन होकर समाजघाती आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की प्राप्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीवन नहीं है। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसे पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूं भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है। अतः उसे भोग की अपेक्षा ज्ञान अर्जन की भी आवश्यकता होती है। करुणा अपने बीज अपने आलंबनों या पात्रों में नहीं फेंकती है, तथा जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है व श्रद्धा यानी प्रीति करता है। बहुत से औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियाँ दुष्टों के हाथ से अपने उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। कोमल भावों की योजना के बंगाल के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही भावोत्पादक
दृश्य करता है। करुणा अपना बदला नहीं चाहती। करुणा से करुणा उत्पन्न होती नहीं है, अपितु कृतज्ञता उत्पन्न होती है। स्टॉप।